Good morning, dear. Welcome to my channel MSK Tutorial. Today we will learn SSC JEE 2017 Set 1 Technical Questions. दोस्तों ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में भेजूँगा क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग को वीडियो भेजता रहूँगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि SSC का एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया है सितंबर महीने को। हमारे पास अभी 85 डेज़ बाकी है, ठीक है। तो अब हम लोग 85 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम एसएससी को क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वेइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो लार्ज स्केल में होता है और एक्यूरेसी में होता है, और इसमें लार्ज एरिया कंसिडर किया जाता है। और प्लेन सर्वेइंग जो होता है इसमें लार्ज एरिया कंसिडर नहीं किया जाता है, इसमें स्मॉल एरिया कंसिडर किया जाता है अप टू एरियाज 250 किलोमीटर स्क्वायर तक, और इससे ज़्यादा होता तो उसको हम जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। और एक तो बात है कि जो कर्वेचर ऑफ आर सरफेस है ना, ये जो कर्वेचर ऑफ आर सरफेस है हम प्लेन सर्वे में इसको प्लेन बोलते हैं और जियोडेटिक सर्वे में इसको कर्व लेते हैं। और ये जियोडेटिक सर्वे में हमें ये जो कर्वेचर कंसिडर करते हैं ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो आंसर हो गया आपका कर्वेचर ऑफ आर सरफेस। देन स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकेंड प्लेस डेसिमल पॉइंट इज। जो स्केल 3 डायमेंशन एक साथ मेजर कर सकता है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 1.74 मीटर। आप लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 1 मीटर, 7 डेसीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तीनों डायमेंशन हम एक साथ सिर्फ इस एक ही स्केल में मेजर कर सकते हैं, ये है डायगोनल स्केल। देन कम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ an arc and its suspended curve on earth surface for a distance of 18.2 किलोमीटर इज। दोस्तों ये आंसर इसका 10 mm होगा। देन चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। दोस्तों हम लोग को तो पता है चेन सर्वेइंग जो है कि वो लीनियर मेजरमेंट है, तो लीनियर मेजरमेंट होगा तो इसलिए हमें फेयर ग्राउंड चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन यही दिया हुआ है कि ग्राउंड इज फेयरली लेबल्ड एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल्स, ये करेक्ट है। एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, ये करेक्ट है। प्लान आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, ये भी करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन जो रहता है वही करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन। 20 मीटर चेन कितना एक्यूरेट, कितना तक एक्यूरेट हो सकता है, ±5 mm तक एक्यूरेट हो सकता है। अगर ये 30 मीटर चेन क्वेश्चन में दिया होता तो ये ±8 mm आंसर होता, ठीक है। देन मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। देखिए दोस्तों जो स्लोपिंग ग्राउंड होता है वो इस तरह का कुछ होता है, इसके ऊपर में हम लोग जो देते हैं स्लोप, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करके लेते हैं। इसको हम बाय स्टेपिंग मेथड बोलते हैं। और एक तो मेथड है हम इसको डायरेक्ट ऐसे लेके एक ट्रायंगल कन्फर्म करवाएंगे, और ये जो इसका जो हाई पोटेंशियल होगा वही लेंथ होगा किसका, स्लोपिंग ग्राउंड का। तो ये दोनों मेथड है हम लोग जब स्लोपिंग ग्राउंड में कैलकुलेशन करते हैं, चेनिंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टेपिंग मेथड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बाय हाइपोटेंशियल अलाउंसेस मेथड, ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लिनोमीटर मेथड। तो दोस्तों क्लिनोमीटर मेथड इसमें नहीं यूज होता है चेनिंग में, क्लिनोमीटर मेथड यूज होता है कॉम्पास सर्वेइंग में, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू द मेजरमेंट
मे वैरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। तो मैक्सिमम अलाउबल हम एरर कितने तक अलाउबल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जितना हम एरर हुआ है उससे मैक्सिमम एरर तक उसको जो एरर बोलते हैं उसको परमिसिबल एरर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मेट्रिक चेन। दोस्तों मेट्रिक चेन तो दो टाइप का होता है, 30 मीटर है और एक तो 20 मीटर है। 20 मीटर चेन में क्या होता है, उसमें 100 लिंक्स होते हैं और 30 मीटर चेन में 150 लिंक्स होता है। और 20 मीटर चेन में 2 मीटर में एक ब्रास रिंग रहता है, सॉरी एक टीथ रहता है, और 30 मीटर चेन में 5 मीटर में टीथ रहता है। ओके, देन prolongation of chain line across an obstruction in chain surveying is done by option 1 making angular measurement, drawing perpendicular, option 2 drawing perpendicular with a chain, option 3 solution of triangle। तो हम लोग चेन लाइन को एलोंगेट करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम ड्राइंग परपेंडिकुलर विथ चेन, यही होता है करेक्ट मेथड। देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड बाय। दोस्तों पॉजिटिव एरर कॉज्ड बाय क्या क्या ऑप्शन है इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर दैन स्टैंडर्ड लेंथ, स्लोप एंड सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, मेजरमेंट आर मेड along द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों ये ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन यही होगा कि अगर हम 30 मीटर चेन लेते हैं और हमारा एरर आता है 29.98, तो 0.02 मीटर का जो एरर है ये पॉजिटिव एरर में कहा जाएगा। स्लोप एंड सैग करेक्शन हम अप्लाई नहीं करते तो ये पॉजिटिव एरर कहलाएगा। और मेजरमेंट मेड अलोंग इनकरेक्ट अलाइनमेंट होता तो मतलब अगर ग्राउंड में ऐसे इनकरेक्ट अलाइनमेंट ऐसे अलाइन हुई है वह और हम लोग ऐसे इसको मेजर कर रहे हैं तो ये जो एरर बच रहा है इसको हम पॉजिटिव एरर ही बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देख लेते हैं, ये एक क्वेश्चन रिगार्डिंग सॉयल है, सॉयल का 3 फेज सिस्टम के रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं ठीक से। इन ए ड्राई सॉयल all the voids are filled with air, in a saturated soil all the voids are filled with water, in a partially saturated soil voids are occupied by both air and water। तो हम लोग जो अगर सॉयल का 3 फेज सिस्टम ड्रा करवाएंगे तो ये पहला होगा एयर, उसके बाद होगा वाटर, उसके बाद होगा सॉलिड। अगर ये तीनों है इसको हम पार्शियली सैचुरेट बोलते हैं। अगर इससे एक कम हो जाए, आइदर सॉयल प्लस एयर है और सॉयल प्लस वाटर है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेट कंडीशन, इसको बोलते हैं ड्राई कंडीशन। ठीक है, तो ये ऑल ऑप्शन करेक्ट होगा। देन द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉयल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ये दोस्तों देखो देता है कि सैचुरेटेड सॉइल दैट मीन्स एस इज इक्वल टू 1। हमको तो ये रिलेशन पता है डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ए सी। अगर एस 1 होगा तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी होगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ठीक है, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ये दोस्तों सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.5 होता है। Then density index of for a natural soil is used to express density index, इसको हम रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ही बोलते हैं और रिलेटिव डेंसिटी भी इसको बोलते हैं। उसका नोटेशन देते हैं आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मिन, यही होता है उसका फॉर्मूला। इससे हम सॉइल ज़्यादा डेंसिफाइड है या लूज है हम चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट इन इमर्स्ड बॉडी थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट नोन एज। तो एक इमर्स्ड बॉडी में जहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है, अगर मैं
इमर्स बॉडी लेता हूँ, इसका जो रिजल्टेंट प्रेशर जहाँ पे एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? देखो भाई लोग, अगर बॉडी में कोई फोर्स ऐड करे उसको हम सीजी बोलते हैं, अगर इमर्स बॉडी में कोई फोर्स ऐड करे उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। देन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन यही होता है कि अगर हम पानी का एक बूंद सरफेस के ऊपर डाल देते हैं वो स्पेरिकल शेप ले लेता है, उसको हम सरफेस टेंशन जनरली बोलते हैं। तो ये क्या क्या ऑप्शन दिया है देख लेते हैं। ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, एक्ट इन प्लेन ऑफ इंटरफेस नॉर्मल टू द लाइन इन द सरफेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी। दोस्तों सरफेस टेंशन कैपिलरिटी डिफरेंट है, तो ऑप्शन 2 गलत है। इज फंक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, ये भी गलत है। तो डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर, यही करेक्ट है। तो दोस्तों आप लोग यही बोल सकते हैं कि सर डिक्रीज या फॉल इन टेम्परेचर कैसे होगा? अगर ये लिक्विड होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर में, तो ये एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज होता है फॉल इन टेम्परेचर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए सबमरीन कैन बी मेजर्ड बाय। दोस्तों स्पीड ऑफ सबमरीन, इसको पिरानी गॉज में मेजर करते हैं। ये पिरानी गॉज क्या होता है ना, एक थर्मल कंडक्टिविटी गॉज जो कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए लगता है। ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसे रजिस्टर वगैरह इसमें लगा हुआ है, ऐसे वैसे इसको हम पिरानी गॉज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ गूगल में आप लोग देख लेना इसका एक्चुअल इमेज, ऐसे कुछ रजिस्टर वगैरह लगा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85। जो ऑयल दिया हुआ है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 दिया हुआ है, और हमें ये पूछ रहा है कि प्रेशर कितना होगा अगर उसका इक्विवेलेंट टू वाटर, उसका हाइट है कितना 42.5 मीटर, एज दिया हुआ है 42 एज दिया हुआ है 42.5 मीटर। तो हम लोग को पता है P इक्वल टू रो जी एच, हम उसको एच मैनोमेट्रिक मीन्स एच ऑयल बाहर करना चाहते हैं कितना होगा, तो रो ऑयल जी, इसमें से हम प्रेशर निकाल लेंगे, प्रेशर से हम रो जी डिवाइड करके इसको निकाल लेंगे, क्या हमारा आ जाएगा ऑयल के हाइट कितना होगा, ऑयल रिगार्डिंग इसका हाइट कितना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे करेंगे 42.5 डिवाइड बाय 0.85 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इसके रिगार्डिंग कितना होगा, ये अराउंड 50 आ जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 19, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट। अगर पैरेलल प्लेट के अंदर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितना कैसे होता है, ये पैराबोलिक होता है, मीन्स सेंटर में मैक्सिमम होता है और सपोर्ट में 0 होता है। अगर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे इसमें, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ होता है ट्रायंगल शेप में, और सपोर्ट में मैक्सिमम होता है, सेंटर में 0 होता है। ओके, देन वेक ऑलवेज अकर्स। वेक एक तो फ्लो सेपरेशन चीज़ है, इसको ये एक्टर सेपरेशन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर्ड टू बी 0.034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों, हम लोग को तो ये पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो न्यू होता है, और न्यू क्या होता है, या म्यू बाय रो होता है। म्यू दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, रो तो नहीं दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम रो निकाल सकते हैं, तो निकालने के बाद हम लोग को इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर आप लोग का 2.6 × 10⁻⁻⁶।
देन फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ। फायर होज नोजल आप लोग तो देखते हैं जो फायर स्टेशन लोग यूज़ करते हैं, फायर ब्रिगेडियर यूज़ करते हैं। आप लोग को फायर एक्सटिंग्विशर में लगता है ये भी, उसका नोजल किस टाइप का हुआ है, मतलब उससे प्रेशर ज़्यादा आएगा ना, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट टाइप का होगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रो नोजल इज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। दोस्तों नोजल में ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर, क्योंकि इसमें जो होल है जिसमें पानी जाता है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर, इसलिए एनर्जी भी उसमें ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि नोजल में ज़्यादा स्पीड में पानी आता है कंपेयर टू वेंचुरीमीटर। देन द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑन ए फ्लूइड ऑन एन इमर्स बॉडी। देखिए दोस्तों, हम लोग अगर हमारे कुछ भी चीज़ पानी में डुबा देंगे तो हम लोग एक अपवर्ड थ्रस्ट पानी से रिसीव करेंगे। वो अपवर्ड थ्रस्ट को क्या बोलते हैं, उसको हम बॉयंसी बोलते हैं। ठीक है, जो अपवर्ड थ्रस्ट की आप लोग को ऊपर उठने का प्रयास करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैनाल डिजाइन टू इरीगेट थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज। हम लोग थ्रू आउट ईयर डिजाइन करने के लिए एक कैनाल ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पेरेनियल कैनाल बोलते हैं। देन ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर, इसमें हम फ्री फ्लोडिंग का मेथड अप्लाई करते हैं। देन इन प्लेन द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, प्लेन में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 2.7 v²/r होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे ऑन ब्रॉड गेज में ये कितना होगा, इसके वैल्यू 1.315 v²/r। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ए सिंपल सपोर्टेड बीम of circular cross section with diameter d and length l carries a concentrated load W at center of the beam. The strength of the beam is proportional to। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ का बात जब आ रहा है तो स्ट्रेंथ कौन गवर्न कर रहा है, कि स्ट्रेंथ इसका सेक्शन मॉडुलस गवर्न करेगा। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या, सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है। हम लोग का सेक्शन मॉडुलस पता है कि आई होता है सेक्शन मॉडुलस, तो आई सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है, πd4/64, और उसका सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, πdq/32। तो इसका सेक्शन मॉडुलस स्ट्रेंथ कौन गवर्न करेगा, इसका स्ट्रेंथ गवर्न करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq। सो dq स्ट्रेंथ ऑफ द बीम प्रोपोर्शनल टू dq/1। दोस्तों ये ऑप्शन में 1/dq, dq/1, 1/d4 ऐसे कुछ दिया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आप लोग का कि द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग of mean diameter d, number of coils n, and where diameter is subjected to an axial force P, the wear of the spring will subjected to। दोस्तों मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए क्वेश्चन। एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, ऐसे कुछ हेलिकल स्प्रिंग है जो आके नीचे में एक सर्कल कर रहा है जिसका डायमीटर d है। ये नंबर ऑफ रोटेशन का नंबर ऑफ कॉयल n है, एंड वेयर डायमीटर स्मॉल d दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या फोर्स लगने वाला है, इसमें बेंडिंग लगेगा, ट्विस्टिंग भी लगेगा, और कॉम्बाइंड उसमें शियर भी लगेगा। तो उसमें कॉम्बाइंड शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का फोर्स लगेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड। दोस्तों ये तो अच्छा क्वेश्चन है, हम अभी इसको सॉल्व किए हैं। ये बोल रहा है कि I/Y, Y तो मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होता है,
तो आई बाई वाई क्या होता है, आई बाई वाई सेक्शन मॉडुलस होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड में। जिसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन इट्स टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस। दोस्तों टॉर्सनल सेक्शनल मॉडुलस जो होता है वो होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस। इसको हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो टॉर्सनल का फार्मूला है T/IP वाला फार्मूला, उससे हम निकालेंगे तो ये 184 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ए सॉलिड सर्कुलर shaft has been subjected to a pure torsion. The ratio of maximum shear stress to maximum normal stress at any point would be। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें टॉर्सन लग रहा है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो टाउ टू सिग्मा क्या होगा। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होगा, तो इसका रेशियो 1:1 होगा। देन फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन, ये फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग जो वॉच हम लोग पहनते हैं उसमें यूज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 37, ए कॉलम विथ हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ। दोस्तों हम लोग को तो चारों क्वेश्चन पता है इसका कॉलम में, एक एंड फिक्स होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फिक्स, एक एंड फिक्स, दूसरा एंड पिन, और दोनों एंड पिन होगा। तो इसमें हम पता है इसमें एल होता है, इसमें L/2 होता है, इसमें L/√2 होता है, और इसमें 2L होता है। तो 2L किस में होता है, 2L होता है वन एंड फ्री और दूसरा एंड फिक्स है। 1L किस में होता है, दोनों एंड पिन है, और एक एंड पिन एक एंड फिक्स होगा तो उसमें होता है L/√2, और दोनों एंड फिक्स होता तो उसमें होता है L/2। तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ किस में आएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर है L = 12 मीन्स वन एंड फिक्स एंड अदर एंड एंटायरली फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये जो रैंकाइन रेफर टू रैंकाइन एम्पिरिकल करेक्शन फॉर बकलिंग लोड एंड इंटरमीडिएट कॉलम, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड विल बी लिस्ट फॉर ए कॉलम मेड ऑफ।
जो रैंकाइन का जो फैक्टर है वो किस में कम होता है, कास्ट आयरन में, रॉट आयरन में, माइल्ड स्टील में या टिम्बर में? ये दोस्तों रॉट आयरन में ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको वो कांस्टेंट वैल्यू लेके आया हूँ। माइल्ड स्टील में ये क्या होता है, इसके वैल्यू कांस्टेंट पी एन, और फिक्सन में क्या होता है 1/7500 और फिक्सन में 1/30,000 होता है। रॉट आयरन में ये होता है 1/9000 टू 1/36,000। और कास्ट आयरन में क्या होता है 1/1600 और फिक्स एंड में 1/6400। और वुड में क्या होता है, ये वुड में ये होता है कि 1/3000 एंड फिक्स एंड में होता है 1/12000। तो दोस्तों देखिए जो ए ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट रॉट आयरन में ज़्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस कौन लेता है, कास्ट आयरन मैक्सिमम स्ट्रेस लेता है। कितना स्ट्रेस मैक्सिमम लेता है 550 MPa मैक्सिमम लेता है। देन क्वेश्चन नंबर 39, ए पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन एट मिड स्पैन ऑफ ए फिक्स एंड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन प्रोड्यूस फिक्स्ड एंड मोमेंट 60 kN/m. Then same load spread uniformly over entire span will produce fixed end moment कितना होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फिक्स एंड बीम है, उसमें एक पॉइंट लोड दिया हुआ है, तो इसमें फिक्स एंड मोमेंट कितना होता है WL/8 होता है। और ये पॉइंट लोड हटा के इसमें अगर हम UDL दे देते हैं तो इसमें फिक्स एंड कितना आता है WL/12 आता है। तो ये W हमें गिवन है, ये W हमें पूछा है, तो हम लोग अगर WL/8 इज इक्वल WL/12 कर लेंगे तो उसमें हम W निकाल लेंगे, क्या होगा, ये अराउंड 40 kN आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, at a point in a strained material if two mutually perpendicular tensile stresses 2000 kg/m² and 1000 kg/m² are acting, then intensity of tensile stress on a plane inclined at 150 degree to the axis of minor stress will be। दोस्तों हम लोग को तो ये पता है कि हमको टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 1 कैसे निकालना है, कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये करके निकालना है। इसको आएगा इसे 250 kg/cm² आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। देन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कैसे इम्प्रूव होगा, मोर सैंड ऐड करने से, मोर सीमेंट ऐड करने से। वर्केबिलिटी दोस्त क्या होता है कि ये वर्क प्लस एबिलिटी होता है, हम कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं विदाउट डिले, तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, ये वर्केबिलिटी होता है कंक्रीट में। तो हमें ज़्यादा सैंड डालने से क्या होता है कि ज़्यादा सैंड डालने से वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, तो हमें मिक्स करने में थोड़ा दिक्कत होगा। और ज़्यादा फाइन सैंड जो होता है फाइनेग्रेड वही होता है, बस ऑप्शन में दिया हुआ है घुमराना करने के लिए। कोर्स एग्रेड का फाइनेस मॉडल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो ज़्यादा बड़ा साइज़ का एग्रेड आ जाएगा, तो उससे हम दिक्कत होगा कि हम लोग उससे ठीक से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादा सीमेंट डालने से हमारा वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ। दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा, अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा। मीन्स स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो जो अगर हम बोलेंगे अगर कुछ, तो स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। लो वाटर सीमेंट रेशियो में वर्केबिलिटी किस में हम डिटरमाइन करते हैं, वर्केबिलिटी का तीनों मेथड है, स्लॉम टेस्ट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, VB टेस्ट है।
ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ये दोनों गलत ऑप्शन है, तो रह गया ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। ये जो स्लॉम टेस्ट है इसमें हम लो वाटर कंटेंट में डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लॉम खड़ा रह जाएगा, टूटेगा ही नहीं, हमेशा ट्रू स्लम्प ही आएगा। तो लो वाटर सीमेंट रेशियो में हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, एक लैबोरेटरी टेस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इफ कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 देन वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 आ रहा है तो वर्केबिलिटी इसका हाई हो रहा है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ingredient of concrete makes is not conformation to arbitrary method of proportioning। arbitrary method में क्या होता है, 1:, यही होता है arbitrary method, 1:x:2x। तो क्या होता है ये 1:1:2, देन होता है 1:2:4। ये तो मान रहा है हमारे रूल को, 1:6 भी मान रहा है। देन लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है 1:4:10, ये नहीं मान रहा है हमारा ऑप्शन, यही आंसर होगा। देन कंक्रीट गेन्स इज स्ट्रेंथ ड्यू टू, कंक्रीट स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है, सीमेंट में केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विथ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट सीमेंट में केमिकल एक्शन होने से स्ट्रेंथ आता है, हाइड्रेशन होने से आता है, या एवेपोरेशन होने से आता है। दोस्तों ये हाइड्रेशन होगा तो सीमेंट में स्ट्रेंथ आएगा, सीमेंट में स्ट्रेंथ आएगा तो कंक्रीट में भी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ गेन आएगा। देन मैक्सिमम श्रिंकेज टेक्स प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग, कंक्रीट में मैक्सिमम श्रिंकेज कितने दिन में होगा, 28 डेज में मैक्सिमम होगा, ठीक है। देन और क्रीप होगा मैक्सिमम सालों में, 1 साल में मैक्सिमम क्रीप होगा। देन अंडर कांस्टेंट लोड क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट, क्रीप स्ट्रेन जो होता है वो अभी बोल रहे थे ना सालों में होता, तो ये क्रीप स्ट्रेन टाइम डिपेंडेंट है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्रीप स्ट्रेन घटता जाएगा, तो क्रीप स्ट्रेन टाइम डिपेंडेंट होता है। देन लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय, लाइट वेट कॉन्क्रीट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें लाइट वेट एग्रेड यूज़ करते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड, और फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट पेस्ट बाय सब्सटेंस कॉजिंग फोम। दोस्तों लाइट वेट कंक्रीट हम ऑप्शन 1 तो कुछ करेक्ट है, सिर्फ लाइट वेट एग्रीगेट से लाइट वेट कंक्रीट नहीं होगा, उसमें हम फोम भी डालते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है। और मैं आप लोग को ये जो अगले 85 डेज आ रहा है, मैं इसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद मैं SSC का 2012 से या 13 से क्वेश्चन लेके आऊँगा, अप टू 2019 तक मेरे पास सब क्वेश्चन है। और उसके बाद मैं लेके आऊँगा इसरो के क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद मैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, और आप लोग का अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना कि क्या डेवलपमेंट ज़रूरी है मेरे वीडियो में, ठीक है।